वेलकम बैक क्लास 10th स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। आई थिंक हमने 1/4 ऑफ द थ्योरी खत्म कर ली है। आज आगे बढ़ाएंगे अपनी थ्योरी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ना है। अब हमको क्या पढ़ना है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप अगर ग्लास स्लैब से पास करा दें कोई भी रे ऑफ लाइट तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ये देखना है हमको। डायग्राम से समझिए पहले ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ सर्टेन थिकनेस। ये सरफेस ए बी है एंड ये सरफेस सपोज हो गया सी डी। अब हम कर क्या रहे हैं? हम इंसिडेंट करा रहे हैं कोई रे ऑफ लाइट ए बी सरफेस पर। तो AB will behave as the first refracting surface and your CD will behave as the second refracting surface. अब what is happening is यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बात। अब यहाँ पर है ग्लास तो दिस इज म्यू ऑफ एयर और यहाँ है ग्लास तो दिस इज म्यू ऑफ जी। एयर से ग्लास में हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। योर रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी कुछ इस तरह से, ठीक है बात। यहां पर बनेगी फिर से एक बार नॉर्मल। अब बात समझिए ध्यान से, तीन टाइप की रेज यहां पर होती है। दिस इज इंसिडेंट रे जो एयर से ग्लास में जा रही है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल। अब ये जो अंदर रे है इसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। भाई सपोज दिस इज आई तो इस एंगल को आप आर बोलेंगे। तो अगर ये एंगल आर हो गया तो दिस विल ऑल्सो बी आर, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब बात ये है कि CD सरफेस पर यू आर अगेन गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। आप ग्लास से एयर में वापस जा रहे हैं तो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग कैसी होगी उसको समझिए। 2 मिनट रुक करके ध्यान से। आपका ओरिजिनल डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे का था वो ये था। इसका मतलब आपकी लाइट रे कुछ ऐसे जाती अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रास्ते में नहीं होता तो। और जो फाइनल इमर्जेंट रे जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड करेगी कि वो इसके पैरेलल जाए। ये है इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होने पर 2 रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ा रे ऑफ लाइट को। एक टुवर्ड्स द नॉर्मल AB सरफेस पर और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल CD सरफेस पर। और फाइनली आपका पाथ डिविएट नहीं हुआ है। डिविएट का मतलब होता है किसी सर्टेन पाथ पे आप चल रहे हैं और किसी सर्टेन एंगल से मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं। तो यहां पर पाथ डिविएट नहीं हुआ है, सिर्फ शिफ्ट हुआ है। एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से शिफ्टिंग होगी उसको आप बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LD। लेटरल डिस्प्लेसमेंट से उसको हम डिनोट करते हैं यहां पर। तो इन शॉर्ट बात यहां पर क्या है? No deviation occurs when a ray of light passes through the rectangular glass slab. Only the shift happens. सिर्फ lateral displacement. तो अब बात यह है कि LD क्या है, क्योंकि LD से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जरूर जाता है। तो LD को बहुत ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको 1 नंबर में लिखनी होती है। अब बात ये आती है कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग LD, फैक्टर्स को समझिए बहुत ध्यान से। पहला फैक्टर, ये डिपेंड कर रहा है थिकनेस ऑफ स्लैब पे। जितनी आपने स्लैब की थिकनेस ले रखी है उस पर डिपेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझिए। ये है थिकनेस, ये जो BC लेंथ है, दिस इज थिकनेस। अगर आप थिकनेस कम लेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे कम देर तक ट्रैवल करेगी ग्लास के अंदर, तो फाइनल LD आपको कम मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द थिकनेस, योर रिफ्रैक्टेड रे विल ट्रैवल इनसाइड द स्लैब फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हिच विल क्रिएट मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली बात क्या हो गई कि LD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थिकनेस। More the thickness of the slab, more will be the lateral displacement. ये है पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर को समझिए ध्यान से। दूसरा फैक्टर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I, आपने कौन से एंगल पर उसको स्ट्राइक करवाया है।
अगर ये इसमें भी फैक्टर वही चलता है कि एल डी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मोर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर विल बी द एल डी, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा एंगल पर आप इसको रखेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, उतना ज्यादा आपको एल डी मिलेगा। और तीसरा और जो लास्ट फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। तो अगेन बात ये है कि एल डी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू की वैल्यू ज्यादा होने से क्या मतलब हुआ हमारा, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेंडिंग इस वाले यहां पर टुवर्ड द नॉर्मल जो बेंडिंग हो रही है वो ज्यादा एंगल पर होगी, तो यहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी ज्यादा एंगल पर होगी, तो एलडी आपका बढ़ जाएगा। अगर ये रे और ज्यादा बेंड होकर थोड़ा और इधर शिफ्ट हो गई तो ओवरऑल एलडी विल इंक्रीज। इसका मतलब है मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, मोर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तीन आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा, बहुत ध्यान से इसको याद रखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब हमको आगे बढ़ना है और उस कंसेप्ट का नाम है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब ये सीखना है हमको रियल एपरेंट डेप्थ क्या होती है। आरडी एडी फिनोमेना भी बोलते हैं इसको। आरडी मतलब रियल डेप्थ, एडी मतलब एपरेंट डेप्थ। आरडी एंड एडी फिनोमेना, इसको समझें बहुत ध्यान से आप। पहले तो फिगर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ ग्लास जो कि वाटर से फिल्ड अप है, ठीक है। हमने एक ग्लास लिया सिंपली और उसमें पानी भर दिया है। पानी या कोई भी लिक्विड आप भर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, एट द बॉटम हमने एक कॉइन प्लेस किया यहाँ पर, ठीक, ये आपको कॉइन दिख रहा होगा। इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं। तो एट द बॉटम ऑफ द क्लास वी हैव प्लेस्ड अ कॉइन। अब हमको देखना ऊपर से है, ठीक बात, ऊपर से देखना है। तो होगा क्या यहाँ पर, ये है टॉप सरफेस, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहां से जब रे ऑफ लाइट जाना शुरू होगी कुछ इस तरह से, तो यहां पर आप बनाएंगे क्या, नॉर्मल। अब बात समझिए ध्यान से, ये है वाटर, तो दिस इज म्यू डब्ल्यू। और आप जा कहां रहे हैं, एयर में, तो दिस विल बी म्यू ऑफ एयर। वाटर से एयर जब रे ऑफ लाइट जाती है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड करेगी, कुछ इस तरह से जाएगी रे ऑफ लाइट। तो अब अगर वर्टिकल लाइन एक बना दे कुछ इस तरह से, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ये है ऑब्जर्वर, दिस इज ह्यूमन आई। और हम चूंकि हमारी आंखें कैसे देखती हैं, स्ट्रेट लाइन में, हमारी आंखें कर्वीलिनियर पाथ में नहीं देख सकती, हम स्ट्रेट लाइन पाथ में देखते हैं। तो हमारी ह्यूमन आई को कोई मतलब नहीं है कि ये रे यहां से रिफ्रैक्ट होकर के कैसे आ रही है। हमारे लिए तो दिस रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग आवर ह्यूमन आई। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, वो यहां रखा है पॉइंट बी पर। अगर इसको आप ओ का नाम दे दे तो हुआ क्या, दिस एंटायर डेप्थ ओ ए इज द रियल डेप्थ, जो सिक्के की असल डेप्थ थी। लेकिन हमको सिक्का दिख कितनी डिस्टेंस पे रहा है, दिख कितनी डेप्थ पे रहा है, ओबी पर। तो ओबी हो गई एपरेंट डेप्थ। तो यहां पर बात ये सीधी सीधी है कि ओ ए इज योर रियल डेप्थ, आरडी बोलेंगे जिसको। और सिमिलरली ओबी विल बी द एपरेंट डेप्थ, ठीक बात, जिसको हम एडी से डिनोट करते हैं। और अब बात आती है कि एबी क्या है। एबी है ओ ए माइनस ओबी, जिसको लिख सकते हैं आप आर डी माइनस ए डी। तो यहां से आपका पहला फॉर्मूला जनरेट हो गया, इसको आप बोलते हैं शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आप लेटरल शिफ्ट का नाम भी देते हैं। और ये चीज लेटरल शिफ्ट नहीं है, ये है सिर्फ शिफ्ट। तो अगर सिर्फ शिफ्ट का वर्ड यूज किया जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो मतलब आरडी एडी फिनोमेना की बात हो रही है। और अगर लेटरल शिफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात हो रही है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास, शिफ्ट कितना होगा, आर डी माइनस ए डी। अब एक दूसरा फॉर्मूला म्यू के साथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा सीधा होता है आर डी अपॉन ए डी। ये म्यू के साथ आर डी का रिलेशन है, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा जो आपको यूज करना पड़ता है वो है शिफ्ट और म्यू में रिलेशन। शिफ्ट और म्यू में रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर हमने पढ़ा है कि शिफ्ट इक्वल्स क्या, आर डी माइनस ए डी।
फाइन। अगर इस AD को इधर भेज दे तो म्यू नीचे आ जाएगा, तो AD कैन बी रिटन एज RD अपॉन म्यू। यहां पुट करिए RD इक्वल्स RD अपॉन म्यू, और यहां से अगर हम RD ले लें कॉमन, RD अगर कॉमन ले लें तो इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये रहा रिलेशन बिटवीन शिफ्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तीसरा फॉर्मूला ये है। ये तीनों फॉर्मूले RD AD फिनोमेना के आपको कभी भी यूज करने पड़ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में डिपेंड्स कि आपको गिवन डेटा क्या है। शिफ्ट इक्वल्स RD माइनस AD और म्यू का रिलेशन, और ये है शिफ्ट और म्यू का रिलेशन। तो दिस इज RD AD फिनोमेना। बात यहाँ पर पूरी खत्म नहीं हुई, ये तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल समझ पाया है। अब समझिए इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जो आप डेली बेसिस पर देखते हैं, जैसे पहला मैं आपको बताऊं, पहला है कि स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज। इसका मतलब है कि जैसे स्विमिंग पूल आप स्विमिंग वगैरह करते होंगे तो जाके के देखते हैं तो ऊपर से जितनी डेप्थ दिख रही होती है वो क्या होती है, एपरेंट डेप्थ। जो दिख रही है दैट इज एपरेंट, वो रियल नहीं है। जब आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि जितना हम डेप्थ सोच रहे थे उससे ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि एपरेंट डेप्थ हमेशा कम होती है, रियल डेप्थ ज्यादा। तो while entering the pool you'll realize that real depth ज्यादा है जितनी दिख रही थी उससे। तो that is why ये बेसिक रिलेशंस है। जैसे आप नॉर्मली बाल्टी में उसमें रख करके सिक्का भी नीचे देख सकते हैं, आप जितना देख रहे हैं डेप्थ वो एपरेंट डेप्थ है तो वो कम दिख रहा है। जब आप हाथ डालते हैं सिक्के को उठाने के लिए तब यू रियलाइज कि जितना डेप्थ दिख रही थी उससे ज्यादा आपको हाथ डालना पड़ रहा है सिक्का उठाने के लिए। तो ये सब कुछ RD AD फिनोमेना की वजह से होता है। RD AD फिनोमेना की वजह से इवन स्पीयर फिशिंग में ये फिनोमेना यूज किया जाता है, स्पीयर फिशिंग में। अब समझिए इसके कुछ और एप्लीकेशंस। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अगर हम उल्टा करने लग जाएं तो क्या हो। उल्टा करने लग जाए इन द सेंस, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था डेंसर मीडियम में और उसको हम देख रहे थे रेयर मीडियम से। ठीक, अब हमको उल्टा करना है, ऑब्जर्वर को पहुंचा दीजिए डेंसर के अंदर, मतलब आप खुद आ जाइए पानी के अंदर और ऑब्जेक्ट को हवा में, एयर में रखिए। तो ये कैसे होगा इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कोई पोल लगा हुआ है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ये उल्टा कर रहे हैं हम। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक पोल लगा है, ये नीचे पानी भरा है, सपोज स्विमिंग पूल है या कुछ नहर है, नदी है, कुछ भी मान लीजिए आप इसको। और हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है अंदर पानी के, ठीक बात। और इस पोल की लेंथ सपोज ऐसी है। अब होगा ये, हम नीचे से इस पोल की हाइट को देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, फाइन। तो अब जब आप टॉप को देखेंगे तो टॉप से जब रे आएगी कुछ इस तरह से, तो अब यहां वो कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है रे ऑफ लाइट। तो एयर से वाटर में जाने की वजह से इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो हमारी आंखें चूंकि कैसे देखती हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, ये रे सीधे सीधे हमको ऐसा दिखेगा कि कुछ यहां से आ रही है, मतलब इतनी हाइट आपको दिखेगी पोल की। तो यहां पर ये जो, इसको आप ओ का, फॉर एग्जांपल हमने इसको ए का नाम दे दिया, लेट्स से, इसको ध्यान से समझिए। ये पॉइंट सपोज ओ है, फाइन। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसको हम सी बोल देते हैं। तो ये है उसकी एक्चुअल रियल डेप्थ केबल की हाइट, ठीक, रियल हाइट। और ये पूरी दिख रही है आपको एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट तो मतलब जब आप रेयरर में खुद रख करके अपने आप को डेंसर में ऑब्जेक्ट देखेंगे तब वो कम डेप्थ पर दिखाई देता है, और अगर आप वाइस वर्सा कर दें, खुद आ जाए डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट देखें रेयरर मीडियम का, तो वो आपको ज्यादा हाइट का दिखाई पड़ता है। तो ऐसे केसेस में एडी जो है एपरेंट डेप्थ दैट विल बी ग्रेटर देन द रियल डेप्थ। ये तब की कहानी है जब आप डेंसर में खुद रख करके अपने आप को रेयरर मीडियम में रखा ऑब्जेक्ट देखें। तो ये जस्ट कन्वर्स ऑफ RD AD फिनोमेना हुआ, इसको भी ध्यान से समझना जरूरी होता है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे हम, ठीक। अब आगे की बात समझिए, आगे क्या होने वाला है। RD AD फिनोमेना पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं। अब समझिए आप क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा हमको। क्रिटिकल एंगल एंड TIR की फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको मैं डायग्राम से पहले समझा दूं आपको ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर ए ले रहे हैं हम, और इस फिगर ए में कर क्या रहे हैं ये बात ध्यान से समझिए।
सपोज एक रे ऑफ लाइट हमने भेजी कुछ इस तरह से, कंडीशन क्या है ये समझिए पहले। नीचे वाला मीडियम इज डेंसर और ऊपर वाला मीडियम इज रेयरर। तो पहली कंडीशन ये है क्रिटिकल एंगल और टीआईआर की दुनिया की, कि आपकी रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये है पहली कहानी। तो आप डेंसर से रेयरर भेज रहे हैं तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अब है क्या, अगर आप इस, ये आपका क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो है क्या अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं और अपनी रे को इधर शिफ्ट करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे नीचे झुकती चली जाएगी और झुकते झुकते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स अलोंग द सरफेस, जिसको आप बोलते हैं ग्रेजेस द सरफेस। तो ये दूसरा फिगर मैं यहां पर बनाता हूं, उसमें आपको समझाता हूं। अगर फॉर एग्जांपल इसको आपने और बढ़ा दिया एंगल को, कुछ आपने कर दिया ऐसा, तो इस सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फॉर एग्जांपल आपकी रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज कर गई सरफेस को, मतलब अलोंग द सरफेस निकल गई, तो यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेफिनेशन सुन लीजिए क्रिटिकल एंगल की, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो इस आई को आप सी के बराबर बोलते हैं, दिस सी इज द क्रिटिकल एंगल। तो कभी भी आप डेंसर से रेयर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कराएं और अगर उसको क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करा दिया तो रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज कर जाएगा, ठीक बात। तो यहां पर ये एंगल कितना हुआ, यहां तो ग्रेजिंग हो नहीं रही थी, इसका मतलब ये एंगल छोटा रहा होगा सी से। तो ये है नॉर्मल रिफ्रैक्शन का केस, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, ग्रेजिंग हो रही है। ग्रेजिंग का मतलब अलोंग द सरफेस निकल जाना। ये है फिगर बी। तो दिस इज आई लेस देन सी एंड दिस इज आई इक्वल टू सी। अब बात आगे की, अब फॉर एग्जांपल आप अभी भी नहीं माने और आपने आगे और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बढ़ा दिया, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है भाई, ग्रेज कर गई रे ऑफ लाइट और क्या करे जान दे दे, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड लाइट ग्रेज कर चुकी है। अब अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते हैं यहां पर, तो लेट से आपका ये एंगल आई हो चुका है अब ग्रेटर देन सी, तो रिफ्रैक्शन तो मैक्सिमम मिल ही चुका था, अब रिफ्रैक्शन तो मिलेगा नहीं, अब क्या मिलेगा, रे ऑफ लाइट अंदर आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिगर सी। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, यहां पर फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको पूरा कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइन। अब अगर किसी सर्टेन एंगल पर आप इंसिडेंट करा रहे हैं तो वह अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ाते गए तो रिफ्रैक्टेड रे नीचे झुकती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा दैट फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस योर रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, दैट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, ठीक। और फिर बात ये आती है कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो आपको फिगर बी में ही देखने मिल गया था, अब क्या मिलेगा, TIR देखने को मिलेगा, क्योंकि अब द रे विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। ये है TIR की कहानी। तो रिफ्रैक्शन, अब इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको नोट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंपॉर्टेंट नोट पहला ये है कि इफ I इज लेस देन C तो क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक। दूसरा, इफ I इज इक्वल टू C तब क्या देखने को मिल रही है, ग्रेजिंग देखने को मिल रही है आपको, ग्रेजिंग। और तीसरा केस, अगर I की वैल्यू ग्रेटर हो गई, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करा दिया तो TIR देखने को मिलेगा। और अब इन तीन चीजों के अलावा आप ये समझ लीजिए, नोट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख भी लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये है कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है दैट इज 42 डिग्री।
और अगर वाटर एयर इंटरफेस की बात करी जाए, इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस का सीधा सीधा मतलब है ग्लास से अगर एयर में जा रही है आपकी रे ऑफ लाइट, अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री लेना है, और अगर वाटर से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री लेना है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज है, और इसका आपको बहुत ज्यादा, इसका तो बहुत कम, 42 डिग्री का आपको प्रिज्म के रे डायग्राम्स में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इसको रट लीजिए अच्छे से। फॉर ग्लास एयर इंटरफेस जो क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्लास से एयर में कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करा दें तो यहां बस आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक कर लीजिए, अगर वो 42 से कम है रिफ्रैक्शन करा दीजिए, अगर वो 42 के बराबर है तो ग्रेजिंग हो जाएगी, और अगर 42 से ज्यादा है तो अंदर आ जाएगी रे, मतलब TIR हो जाएगा। तो ये है कहानी क्रिटिकल एंगल एंड TIR की। अब है इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तो बता दी, TIR की सुन लीजिए। When a ray of light strikes the surface, when a ray of light going from denser to rarer medium strikes the surface at an angle greater than the critical angle, then it will reflect back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. ठीक, ये तो डेफिनेशन है। अब जो मैं बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेसेसरी कंडीशंस। Necessary conditions for TIR. What are the 2 necessary conditions? इसको समझ लीजिए ध्यान से। पहली, दोनों पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अलग से कंडीशन फिर से समझ लीजिए। पहली, डेंसर से रेयरर जाना जरूरी है। डेंसर से रेयरर जाना जरूरी है, तभी काम होगा। इसका स्टेटमेंट जो आपको पेपर में लिखना है वो मैं आपके लिए पढ़ दूं। द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, ये है पहली कंडीशन। तो रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। क्यों? क्योंकि अगर रेयर से डेंसर गए तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग होती है, तो ग्रेजिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाएगा आपको आगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर होती है ग्रेजिंग। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस तब ही सिर्फ TIR देखने को मिलेगा। तो मतलब बात यह है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR इज डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करने चाहिए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर TIR। तो ये दोनों बहुत जरूरी कंडीशंस हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अब बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। ये तो सिर्फ थ्योरी की बात हो गई, जब तक रिलेट नहीं कर रहे हैं फिजिक्स को आप अपने डेली कंसेप्ट से तब तक आएगी फिजिक्स। एग्जांपल्स देखिए, TIR के एग्जांपल्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस TIR के। जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा जो 2 पूछे जाते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। पहला इज मिराज। अब मिराज क्या है? हाईवे पर जब ट्रैवल करते करते आप बहुत हॉट सनी डेज में अगर आप गाड़ी चलाते चलाते चल रहे हैं आगे, तो आपको ऐसा लगता है कि रोड पर बहुत दूर पानी पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं यू विल रियलाइज कि नो पानी वॉज देयर। ठीक, तो वो जो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है कि आपको पानी जैसा सरफेस दिख रहा है, शाइनी सरफेस दिख रहा है, दिस फिनोमिना, दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज मिराज। उसी को मिराज बोलते हैं। तो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरफेस पर पानी पड़ा है। इसको देखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, पहला तो हॉट सनी डेज होना चाहिए, बरसात में थोड़ी दिखने लगेगा, धूप होनी चाहिए। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये यूजुअली आपको हाईवेज और डिजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा, जहां पर आसपास बहुत ज्यादा कोई क्राउडेड वो ना हो, बहुत अच्छी खासी सनलाइट स्ट्राइक करनी चाहिए सरफेस को। ठीक बात। तो ये होता कैसे है ये थोड़ा समझें। फॉर एग्जांपल ये रोड है तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं रोड में। ठीक, तो ये सपोज सन है, दिस इज सन, और आपकी गाड़ी इधर से आ रही है, आप इधर से आराम से गाने वाने सुनते हुए चले आ रहे हैं। अब यहां पर जब स्ट्राइक करी तो यहां पर पहले बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन।
अब यहां पर बार बार TIR होने लगता है क्योंकि योर रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इनके बीच में। तो यहां पर ये रे फंस चुकी है, ये बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन करे जा रही है और फाइनली निकल करके आपके पास एंटर की। तो आपको ये जितने पार्ट में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ है इतना पूरा पार्ट चमकता हुआ दिखाई देगा, इतना पूरा पार्ट आपको शाइनिंग दिखाई देगा और इतने पूरे पार्ट में आपको लगेगा कि पानी पड़ा हुआ है। दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज मिराज। ठीक बात। ये पहला एग्जांपल है TIR का और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका डायग्राम समझ लीजिए अच्छे से ध्यान से, मैं यहां पर बना दूं आपके लिए डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम पेपर में बनाया जाएगा अगर ऑप्टिकल फाइबर कुछ भी पूछा गया तो। और वो क्वेश्चन कहता नहीं है कि ड्रॉ द डायग्राम, आपको खुद से बनाना है। डायग्राम देख लीजिए यहां पर, कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप का आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक बात। अब ये कुछ ऐसे समझिए, ये सपोज कवरिंग है, ये है कवरिंग, ठीक, जो थिकनेस होती है। तो इस चीज को आप बोलते हैं क्लैडिंग, ये चीज कहलाई जाती है क्लैडिंग। ठीक बात। अब फॉर एग्जांपल कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से हम कोई रे ऑफ लाइट अगर भेज दें तो होगा क्या, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करेगा ये समझिए। हमने कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करा दी, वो चली गई अंदर। अब यहां से क्या होगा, तुरंत तुरंत TIR होने लग जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह से सेट किया जाता है और रे ऑफ लाइट ऐसे भेजी जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये बार बार TIR करने के बाद इस तरह से फाइनली रे ऑफ लाइट निकलेगी। तो दिस इज हाउ सिग्नल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड इन द ऑप्टिकल फाइबर्स। ये है ऑप्टिकल फाइबर। तो मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन वो TIR का एग्जांपल है और ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ TIR। यहां पर क्रिटिकल एंगल और TIR की कहानी हुई खत्म। अगले क्लास में हम अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा प्रिज्म वाला पार्ट रह गया है। तब तक इस थ्योरी को रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि थ्योरी अच्छे से समझ में आपको आए। 1-2 क्लासेस के बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।